नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जल्दी से लाइव चैट के लिए आ जाएं, क्योंकि आज की जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। हमने जो प्राचीन भारत की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए शुरू की हुई थी, आज उसका अंतिम वीडियो है, यानी तीसरा वीडियो है, और इसमें महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन की सीरीज है। लेकिन ये 50 क्वेश्चन विविध क्वेश्चन हैं, यानी कि आपने अभी पिछले जो 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनसे थोड़ा इसका लेवल अलग होगा, थोड़ा हाई होगा, जो आए दिनों एग्जामों में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ठीक है, जितने भी साथी हैं जल्दी से हमारे इस चैनल से जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? आपके विकल्प हैं दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आप सभी अपने ये कमेंट सेक्शन में बताते रहें। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, इसका आंसर है ऑप्शन ए दंती दुर्ग। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए आमतौर पे जो भी इस समय वंशावलियों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप देखेंगे कि इसे हम लोग अक्सर इग्नोर करके जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पेपरों में मिल जाते हैं। आपके विकल्प हैं बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, या फिर सूरसेन। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो आंसर है वो है हेमंत सेन। ठीक है, सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? आपके विकल्प हैं एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते रहें, और हाँ ये ज़रूर है कि क्वेश्चन नंबर के साथ अपने विकल्प को लिखा करें और एक बार एक ही विकल्प लिखें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आंसर है वो है ए एलोरा के शिव मंदिर। ठीक है, एलोरा के जो शिव मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आज का, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल के समान ही था। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हीरोडोटस, या फिर इनमें से कोई नहीं। आज की जो टेस्ट सीरीज है वो कुछ विशेष क्वेश्चंस को लेके मैं आपके लिए आया हूँ, इसलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो से बने रहेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, और उसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? दीनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण, और इसके लिए जो विकल्प हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं इसको। केवल 4, केवल 1, 1 और 3, या फिर 1 और 4। जो सिक्के हैं उनको आप 1, 2, 3, 4 मान सकते हैं क्रम से, उसके हिसाब से आप अपना विकल्प का चयन करें। देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1 और 4। अब यहाँ आप डिटेल इसका देख सकते हैं। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे, दीनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया, और सुवर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए हैं? सोने, चांदी, तांबे, या फिर उपर्युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा है? आपके विकल्प हैं अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तीस या फिर इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे कि जो बुद्ध धर्म में त्रिपिटक है उसी में अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा। अगर आज की टेस्ट सीरीज़ के सभी क्वेश्चन अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं, इसके डिटेल को देखते हैं, इसे नोट्स बनाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से प्राचीन भारत में काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं उससे आप डिमोरलाइज ना हो, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आज का। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? आपके विकल्प हैं सौत्रामणि, राजसू यज्ञ, पुत्रेष्ठी या फिर अश्वमेध। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सौत्रामणि। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? आपके विकल्प हैं परुसड़ी नदी, वितस्ता नदी, गंगा नदी या फिर सिंधु नदी। इसे दसराज्य युद्ध भी कहा गया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, परुसड़ी। 10 राजाओं का युद्ध परुसड़ी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रामपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? सोमपुरी, वल्लभी, जगदल या फिर इनमें से कोई नहीं। विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हैं जो प्राचीन भारत में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए जो रामपाल ने जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो थे ऑप्शन सी, जगदल। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? लिच्छवी, कोलीय, सोलंकी या फिर शाक्य। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की जो माता जी थी वो महामाया किस वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर है बी, कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशीय कोलीय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त या फिर धर्मपाल। आप सभी अपने आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ बताते रहें।
15 नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर है भट्टारक, ऑप्शन ए। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने कराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? आपके विकल्प हैं धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल या फिर कुमारपाल। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो आंसर है वो है धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। इन क्वेश्चनों में बस थोड़ी थोड़ी सी गलतफहमियां होती है, जिसके चलते ये क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। आप इन्हें एकदम अच्छे से याद करें, इन्हें पॉइंट आउट कर लें, फिर आपसे दोबारा कभी गलत नहीं होंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो आंसर है वो है कुमारगुप्त। कहा जाता है जो कुमारगुप्त था उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखें और फिर अपने आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका आंसर है हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 19 है। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विनय पिटक। विनय पिटक में नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था, इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए थे। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 20 है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ है? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या फिर बी और सी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुत्त पिटक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? सेन वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश या फिर चालुक्य वंश। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो आंसर है वो है सेन वंश। आप देखेंगे जो सेन वंश है ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था और तथा इसकी स्थापना सामंत सेन ने की। यह 11वीं और 12वीं सदी में था। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसमें मिलान सही नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही नहीं सुमेलित है। नागनाद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृक्षकटिक, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। आपको बताना इसमें कौन सी रचना और कौन सा रचनाकार सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका आंसर है ऑप्शन डी, रत्नावली। रत्नावली जो राजशेखर दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है। आप देखेंगे जो नागनाद है एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की। मृक्षकटिक की रचना शूद्रक ने की, जबकि रत्नावली की रचना उदयन ने की है। और यहाँ आपने देखा कि ऑप्शन दिया हुआ था राजशेखर, तो यही एक गलत था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर जो 23 है, परम सौगात की उपाधि, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन साम्राज्य का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने की थी। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या फिर वर्धन? क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसका जो आंसर है वो है पल्लव। गुप्त राजाओं के बाद जो किन राजाओं ने दिया था, तो ये पल्लव राजाओं ने ही गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है आज का, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी या फिर हाल? क्वेश्चन नंबर जो 25 इसका जो आंसर है वो है सातकर्णी प्रथम। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल देख सकते हैं। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश तक, गुजरात तक फैला हुआ था। सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? आपके विकल्प हैं हस्तिवर्मन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग या फिर प्रवरसेन प्रथम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देखेंगे कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन जो डी है। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के ही समकालीन थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 27 है। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसके 4 विकल्प ये रहे, राजा हाल, सिमुक, यज्ञश्री सातकर्णी या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपको बताना है कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की। कि जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो आंसर है वो है राजा हाल। राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की जो कि प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? आपके विकल्प हैं कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या फिर मौर्य वंश। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? आपके विकल्प है कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या फिर मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसका जो आंसर है वो है सातवाहन वंश। इसका हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी। सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति से थे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? लुम्बिनी, कुशीनगर, जूनागढ़ या फिर भाब्रू। आपको बताना है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है।
क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं लुम्बिनी। अपने सिंहासन के 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1/8वां हिस्सा ही कर योग्य के रूप में घोषित किया। इस तथ्य का वर्णन निगिल्वा और रुमनेदेई के शिलालेख में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। आप देखेंगे कि हर एक वेद के अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका जो आंसर है वो है सी, यजुर्वेद। आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। इसके शहर असमान रूप में विभाजित थे। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको धौलावीरा से संबंधित बताना है कि इसमें कौन सी बात जो उसकी अनोखी विशेषता थी। बिल्कुल इसका आंसर करें। जिन्हें भी इसकी समझ है वो तुरंत आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसे आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा शहर आज गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता शहर का 3 हिस्सों में विभाजन था। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, कौन सा राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? अवंती, गांधार, कोसल, मगध और ये रहे आपके लिए विकल्प। क्वेश्चन थोड़ा मिनिमाइज में है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सा राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। पहला अवंती, गांधार, कोसल और मगध। और विकल्प हैं आपके, पहला विकल्प है 1, 2 और 3, दूसरा विकल्प है 2 और 4, तीसरा है 3 और 4 और चौथा विकल्प है 1, 3 तथा 4। आप सभी जल्दी आंसर बताने से बेहतर है सही आंसर बताएं, थोड़ा टाइम ले, समझें और इसको बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये है इसका सी ऑप्शन है 3 और 4। अवंती और गांधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। मगध का राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन सी है 3 और 4, यानी जो कौशल है और मगध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 33 है आप देख सकते हैं, ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन है कई अनाज की खेती, सी है कृषि आधारित समाज और जो डी है वेतन की अधिकता। आपको बताना है कि ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तैंतीस नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर है डी, वेतन की अधिकता। आप देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में वेतन देने और लेने के कोई साक्ष्य ही नहीं है, इसलिए जो डी विकल्प है वो गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। मेगस्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। या फिर डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। इसमें 4 घटनाएं आपको दी गई और आपको बताना है कि मेगस्थनीज द्वारा भारत कहे गए कौन सा कथन सत्य नहीं है।
जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका जो भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये जो बात मेगास्थनीज के बारे में कहा गया ये असत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके विकल्प है गंगा घाटी, जमुना घाटी, बेलन घाटी या फिर हिमालय की घाटी। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेलन घाटी। ठीक है, कहा जाता है कि चावल की खेती के जो प्रथम साक्ष्य हैं बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर लोथल। लोथल 2 बार हो गया, आपको इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताने हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। मैंने कहा था कि आज की जो टेस्ट सीरीज है वो विविध है, यानी हर एक चैप्टर के क्वेश्चन कुछ भी एट रैंडम आ सकते हैं, यानी आपकी तैयारी कितनी सही है अब इस टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाएगी। 36 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़िया भी होता है। आप देखेंगे इसको, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएँ, जुते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसको देखेंगे आप, पाली ग्रंथों में निगट निपुत किसे कहा गया है? आपके विकल्प है अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर महावीर स्वामी। बिल्कुल जल्दी आंसर बताएं आप सभी। 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को निगटनाथ निपुत भी कहा जाता था। ठीक है, देख सकते हैं आप, पाली भाषा में महावीर स्वामी को निगटना निपुत कहा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका जो आंसर है वो है डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो है, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? सन्निधात्री, प्रदेष्ट, संहर्ता या फिर सेनापति। आपको बताना है कि मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, संहर्ता। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था, जिसके कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली था। राजस्व का जो प्रमुख स्रोत था वो कृषि था। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? माल सस्ता हो गया, स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, मंदी की अव्यवस्था हो गई या फिर व्यापार में गिरावट आई थी। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, विकल्पों पे विचार करें, फिर अपने आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यापार में गिरावट आई थी। आप देखेंगे कि गुप्त काल में सिक्कों का कम होना तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों के अकाल का कारण व्यापार में गिरावट था।
क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसे आप देखेंगे, निम्नलिखित में से अष्ट महास्थान कौन सा स्थान नहीं है? लुम्बिनी, राजगृह, कुशीनगर या फिर तक्षशिला। आपको बताना है निम्न में से कौन अष्ट महास्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसका आंसर है ऑप्शन डी, तक्षशिला। आप डिटेल देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकास्य, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 42 है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई, यह पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की उस समय उम्र क्या थी जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 30, 35, 42 या फिर 38। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 35 वर्ष की अवस्था में। आप देखिए गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और एग्जैक्ट 6 साल के बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर जो 44 है देख सकते हैं आप, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? राहुल, रोहित, चन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने सबके लिए इसमें क्वेश्चन लिए हुए, सबके हिसाब से लिए हुए, तो आप सभी जरूर क्वेश्चन का आंसर करें। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका आंसर है ए, ऑप्शन राहुल। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था तथा उनका एक पुत्र राहुल था जिसका जन्म 534 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया? विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कालाशोक। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएँ तो आप इसका उत्तर जरूर बता पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 45 का आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव वंशी राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। पल्लव वंश चालुक्य राजाओं के दक्षिण में एक ब्राह्मण साम्राज्य था। महेंद्र वर्मन द्वितीय के पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसे आप देख सकते हैं। कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या हनुमान कोंडा अभिलेख। जो बी ऑप्शन है वो ऐहोल नहीं है बल्कि ऐहोल अभिलेख है। सी है जूनागढ़ अभिलेख और डी है हनुमान कोंडा अभिलेख। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऐहोल अभिलेख। आप देखेंगे ऐहोल अभिलेख जो है वातापी की राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया। वह जैन मतानुयायी था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज्य किया। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा। यह संस्कृत भाषा में था जिसमें कन्नड़ भाषा भी है। इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र है। क्वेश्चन नंबर जो 46 है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसे आप इसका आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्म उपदेश में दर्शाया गया भाव है? अभय मुद्रा, त्याग मुद्रा, ध्यान मुद्रा या फिर धर्म चक्र मुद्रा।
क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, धर्मचक्र मुद्रा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। इसमें धर्मचक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? चामुंडा राय, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या फिर अशोक? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, चामुंडा राय। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और श्रवण बेलगोला में उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो ये रहा, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती, अंग, कौशल या फिर सूरसेन? क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, अवंती। उज्जैनी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। यह आज के मालवा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब जो अगले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50, यानी 49 और 50, इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको अभी नहीं देने हैं। इसके आंसर, ये क्वेश्चन ऑफ द डे होंगे। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना होगा, लाइव चैट में नहीं देना है, जैसा कि पिछले क्लास में भी आपने किया है। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 49 है वो, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके विकल्प हैं गांधार, अंग, मगध या फिर डी ऑप्शन है काशी। मैंने कहा आपको यहाँ आंसर नहीं करना है, आप लास्ट में एक बार जब वीडियो रिपीट करेंगे तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आके इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 49 है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? और क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसे भी देख लें। दो क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने दिया है। उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? रिपीट करता हूँ, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? मथुरा, वाराणसी, राजगृह या फिर वैशाली? ठीक है, तो ये तो थे साथियों आज के जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। आपको जो लास्ट के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 और जो 50, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आप निश्चित रूप से अपने वो ये मार्क्स भी बताएं कि आपके आज की टेस्ट सीरीज में जो 50 क्वेश्चन थे उसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो अपने मार्क्स बताते हैं। आप अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करें, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसे आप निश्चित तौर पर बताएँ, तभी आप एक बेहतर आप बन सकते हैं आगे चल के। ठीक है साथियों, तो हम अगले क्लास में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। और आज की क्लास जो करियर पॉइंट DLN बाय सुधीर मौर्य, मैंने आपको आज का जो वीडियो आपके लिए जो यहाँ पे बनाया है, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।